नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो हमने अभी तक उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में जाना कि उत्तर प्रदेश से किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं और उन राज्यों से किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इन सबको हम लोगों ने जाना। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 2। ठीक है, हमने अभी तक लास्ट में सबसे पढ़ा था उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। यही हमने पढ़ा था लास्ट में। सबसे ज्यादा जिले किसके साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और एक उसमें आपको अभी हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में नहीं पढ़ा था। उत्तराखंड की सीमाएं किसके किसके साथ अपनी उत्तराखंड की जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो उत्तराखंड के साथ कितने जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, ये हमें जानना है। तो हम आपको बता दें कि हम इधर उत्तरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे सहारनपुर है, सबसे ऊपर सहारनपुर है और यहाँ से नेपाल शुरू होता है और नेपाल के पास ही यहाँ पर पीलीभीत जिला है। ठीक है, एक पीलीभीत जिला है। कौन सा जिला है? पीलीभीत जिला है, जो कि नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमाएं बनाता है। किसके साथ? नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ। इसके अलावा सहारनपुर, यहाँ पे सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर जिला है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा से बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक जिला मिलेगा मुजफ्फरनगर। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो एक और जिला आपको मिलेगा बिजनौर। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको मुरादाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? मुरादाबाद। ठीक है, और हम फिर मुरादाबाद से आगे बढ़ेंगे तो आपको रामपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? रामपुर। ठीक है, और उससे आगे फिर बढ़ेंगे हम तो एक जिला पड़ता है बरेली। कौन सा? बरेली। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाते हैं पीलीभीत, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है आपको। तो इस तरीके से उत्तराखंड के साथ जो जिले मिल रहे हैं उनकी संख्या ये देख लेते हैं कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो कितने जिले मिल रहे हैं मित्रों? 7 जिले उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आइए हम इनको सीरियल से लिख लेते हैं इधर। तो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले हैं। ठीक है, हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और उसके बाद पीलीभीत। ठीक है, आइए हम इसको सीरियल से लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? सहारनपुर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे?
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तीसरा बिजनौर। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये बिजनौर जो शहर है यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर से, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आगे इधर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। फिर रामपुर, 6 नंबर पे बरेली, और उसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। इसको आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सीरियस करेंगे और हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल हमने बताया कि 2,40,928 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत का प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से लगभग 7.33% है। कितना है? 7.33, ठीक है। इसको लिख लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो आइए देख लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में भारत के, ठीक है, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, तो आप जैसे जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है? चौथा नंबर आता है। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे है, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद हमने बताया आपको कि चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के बाद कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, ये जो हमने देखा उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ रहे हैं और भौतिक स्थिति पढ़ रहे हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जब उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। लेकिन उत्तराखंड का विभाजन होने के बाद इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगर मैं ये कहूं कि उत्तराखंड निर्माण के पहले जो 3 पार्ट थे, वो नाम उनके जो हैं, वो एक तो पर्वतीय क्षेत्र था, एक कौन सा था? पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मैदानी क्षेत्र, ठीक है।
और तीसरा आपका जो था वो दक्षिणी पठारी क्षेत्र था। कौन सा? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये उत्तराखंड के पहले के निर्माण के पहले यानी नवंबर 2000 के पहले की स्थिति रही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया तो ये पर्वतीय क्षेत्र निकल गया, क्योंकि 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट दिया गया तो जो है उत्तर प्रदेश का तराई और भाबर वाला क्षेत्र बचा, जो कि सहारनपुर से कुशीनगर देवरिया तक एक पतली सी पट्टी जो है जाती है, उसे भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहते हैं। और हम उत्तराखंड जो राज्य है उसके निर्माण के बाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश को जो 3 क्षेत्रों में बांटा गया उनका नाम जो है वो एक भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा अगर बात करें, अच्छा ये भौतिक विभाजन है उत्तर प्रदेश का, भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो पहला क्षेत्र जो बना भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हमने आपको बताया दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है ये जो है उत्तराखंड के निर्माण के बाद की ये स्थिति है, और 3 भागों में इसको बांटा गया, भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र को कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र की बात हम करेंगे। ठीक है, पहला जो है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं भाबर एवं तराई क्षेत्र जो है वो सहारनपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, तो सहारनपुर से लेकर आपका पूर्व में देवरिया और कुशीनगर पडरौना तक भाबर एवं तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर देवरिया एवं कुशीनगर तक का क्षेत्र भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसका क्षेत्र कहलाता है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। कहां से कहां तक? सहारनपुर से देवरिया एवं कुशीनगर तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, तथा पुनः तराई क्षेत्र में नदियां ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाबर क्षेत्र
में ऊबड़ खाबड़ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र में नदियां, भाबर क्षेत्र में नदियां जलोढ़, शंकु तथा जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा बिंदु है भाबर तथा तराई क्षेत्र बिजनौर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर यहां लिखना है हमको, लखीमपुर, और यहां नीचे यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, लखीमपुर के बाद शाहजहांपुर जिलों में विस्तृत है। कहां विस्तृत है? शाहजहांपुर जिलों में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद इसको आप लिख लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सीरियस कर देता हूं। तो शाहजहांपुर जिलों में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है? महीन अवसादों से। आइए आगे देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र 34 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा क्षेत्र? भाबर वाला। तथा पूर्व में शंकरा होता जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को राढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? राढ़ मृदा। ठीक है, राढ़ मृदा कहते हैं। अब जब अवसाद आ रहा है तो इस क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, ठीक है, और इसके अलावा कहीं कहीं जौ का भी उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या है? देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो कहीं अच्छा ये नहीं दिख रहा है, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। जौ का भी उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम पार्ट इसमें दूसरा देखते हैं। पहले हमने देखा कि भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है भाई? पहला है आपका
गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। क्या है? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। दूसरा है गंगा का मध्य मैदानी भाग। ठीक है, गंगा का मध्य मैदानी भाग। और तीसरा आपका है गंगा का पूर्वी मैदानी भाग। तो तीन भागों में बांटा गया, गंगा यमुना का मैदानी भाग, ऊपरी मैदानी भाग, गंगा का मध्य मैदानी भाग, और उसके बाद गंगा का पूर्वी मैदानी भाग। अगर हम गंगा का और यमुना का ऊपरी मैदानी भाग की बात करें तो इसका विस्तार 500 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। किसके रूप में है? 500 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 500 किलोमीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा यमुना के मध्य मैदानी भाग का विस्तार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कहां कहां इसका विस्तार है, किन किन जिलों में? तो सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, मुरादाबाद एवं बरेली जिलों में इसका विस्तार मिलता है। किसका विस्तार मिलता है भाई? गंगा यमुना के मध्य मैदानी भाग प्रदेश का विस्तार। उसके बाद अगर हम गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर में पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार मिलता है। गंगा यमुना के मैदानी भाग का जो निर्माण है वो काप मृदा से हुआ है। किस मृदा से हुआ है? काप मृदा से। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग की समुद्र से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर। हम एक बार फिर से गंगा के और यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में है एक बार फिर पढ़ते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, मुरादाबाद एवं बरेली जिलों में मिलता है। ठीक है, और फिर गंगा के पूर्वी मैदान की बात की जाए तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर में गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार है। और गंगा यमुना के जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र उनको तीन भागों में बांटा गया। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी भाग और गंगा के पूर्वी मैदानी भाग को। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और आपके लिए एक खास इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि बहुत ही जल्द आपके बीच में यूपीएसआई 2021 का जो भी पेपर हुआ है, यूपीएसआई 2021 का भी जो पेपर हुआ है हाल ही में, उसके मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की जो क्लासें हैं बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, टारगेट विद एसके जो आप ये चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि इन वीडियो में आपको कुछ और अच्छा करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाए। तब तक के लिए फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।